हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस माइंड पर स्वागत है। यहाँ पर हम ई दृष्टि घटना चक्र से एक साल के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैगज़ीन 2024 के लिए लेटेस्ट मैगज़ीन है और एक साल का करंट अफेयर यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। तो आप देख सकते हैं इस मैगज़ीन में 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक का पूरा करंट अफेयर अच्छे से कवर किया गया है। तो इस मैगज़ीन पर आपकी एक क्लास नेशनल करंट अफेयर पर ऑलरेडी आ चुकी है। ये आपकी मैराथन क्लास थी। आज आपकी दूसरी क्लास है नेशनल करंट अफेयर पर और ये भी आपकी मैराथन क्लास होगी। तो आज आपका नेशनल करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके एग्ज़ाम से पहले इस सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको रेगुलर इन क्लासेस को देखना है। एक दिन में 2 से 3 क्लासेस आपकी इस मैगज़ीन पर आने वाली हैं, जिससे हम इस मैगज़ीन को जल्दी से कंप्लीट कर सकें। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर दिया गया है। नेशनल करंट अफेयर पर आपकी एक क्लास आ चुकी है और इस मैगज़ीन की प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको शुरू से लेकर आखिर तक सभी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से समझना है और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको ज़रूर ध्यान रखना है। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम विगत वर्षों के दौरान लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने के कई प्रयास किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पहली बार इसे पेश किया गया था। पिछले काफ़ी सालों में काफ़ी बार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने के कई प्रयास किए गए थे। सर्वप्रथम महिला आरक्षण संबंधी विधेयक 11वीं लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के कार्यकाल में 12 सितंबर 1996 को प्रस्तुत किया गया था। देखिए, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार महिला आरक्षण विधेयक को कब और किसके प्रधानमंत्री काल में प्रस्तुत किया गया था। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सर्वप्रथम महिला आरक्षण संबंधी विधेयक को 11वीं लोकसभा में और प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के कार्यकाल में 12 सितंबर 1996 को प्रस्तुत किया गया था। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरी बार 12वीं लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 14 दिसंबर 1998 को महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया। तो आप देख सकते हैं दूसरी बार इस विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया था। तो दूसरी बार 12वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 14 दिसंबर 1998 को महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया था। और तीसरी बार 13वीं लोकसभा में पुनः तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में संविधान 85वां संशोधन विधेयक 1999 के नाम से 23 दिसंबर 1999 को महिला आरक्षण विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। तो आप देख सकते हैं 3 बार पिछले वर्षों में इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हो सका था। तो देख सकते हैं, हालांकि राजनीतिक दलों के मध्य सर्वसम्मति के अभाव में यह विधेयक पारित नहीं हो सका था। तो आप देख सकते हैं राजनीतिक दलों के मध्य असहमति के कारण ये विधेयक पारित नहीं हो सका था। 6 मई 2008 को महिला आरक्षण विधेयक संविधान 108वां संशोधन विधेयक 2008 के नाम से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लोकसभा की बजाय राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो आप देख सकते हैं इसे 6 मई 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी प्रस्तुत किया गया था। राज्यसभा ने 9 मार्च 2010 को इस विधेयक को पारित कर दिया था, क्योंकि ये राज्यसभा में पेश किया गया था। हालांकि मई 2014 में 15वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह विधेयक भी समाप्त या व्यापगत हो गया था और पारित नहीं हो सका था। तो ये था नारी शक्ति वंदन अधिनियम या महिला आरक्षण विधेयक का एक इतिहास कि पिछले वर्षों में इसके साथ क्या क्या हुआ था और ये क्यों पारित नहीं हो सका था या पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था। इन पॉइंट्स को भी आपको जरूर ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में महिला आरक्षण विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। चलिए अब बात करते हैं कुछ जरूरी तथ्यों की। देखिए,
19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक को संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। तो आप देख सकते हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये डेट भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक और कौन सा संविधान संशोधन, 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के नाम से, इस 128 को आप ध्यान रखेंगे, तो इसके नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। 20 सितंबर 2023 को इस विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया था। ये डेट आपके लिए ज़रूरी है। 20 सितंबर 2023 को, तो लोकसभा द्वारा इस विधेयक को कब पारित किया गया था? 20 सितंबर 2023। 21 सितंबर 2023 को यह विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया था। इसके बाद 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह विधेयक संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित हो गया। आपको ये पॉइंट पर ध्यान देना है। देखिए, इसे पेश किया गया है 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में, लेकिन ये पारित होने के बाद कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो ये पारित होने के बाद संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम बना है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। उल्लेखनीय है कि इस विधेयक को 18 से 21 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित संसद के एक विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको इन 3 डेट पर विशेष फोकस करना है। लोकसभा के द्वारा इस विधेयक को कब पारित किया गया? 20 सितंबर 2023 को। राज्यसभा के द्वारा 21 सितंबर 2023 को पारित किया गया। और फाइनली राष्ट्रपति की स्वीकृति इसे कब मिली? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति इसे 28 सितंबर 2023 को मिली। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस विधेयक को 18 से 21 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित संसद के एक विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया है। तो यहाँ पर संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया था जिसमें इस विधेयक को पारित किया गया। ज्ञातव्य है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को अनौपचारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। महिला आरक्षण विधेयक को क्या नाम दिया गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। संविधान का 128वां संशोधन विधेयक 2023 के समर्थन में लोकसभा के 454 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 2 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया। तो कितने सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया? 2 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया था। इस विधेयक के विरोध में मतदान करने वाले सदस्यों में एक था आपका ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के असुद्दीन ओवैसी। तो इन्होंने एक तो विरोध किया था और दूसरे थे सैयद इम्तियाज जलील शामिल थे। तो विरोध में मतदान करने वाले आपके सामने ये 2 नेता थे। इसके अलावा राज्यसभा में यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। तो राज्यसभा में किसी ने भी विरोध नहीं किया है, सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित हो गया है। देखिए, महिला आरक्षण विधेयक अमृतकाल में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक कौन सा है? तो ये आपका महिला आरक्षण विधेयक है। इस विधेयक के पारित होने से विधायिकाओं में महिलाओं की न्यूनतम 33% भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस अधिनियम के माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। देखिए, इसके अलावा संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 239 ए में संशोधन किया गया है, जबकि नए अनुच्छेद जैसे 330 ए, 332 ए तथा 334 ए को जोड़ा गया है। नए अनुच्छेद 330 ए को जोड़ने के माध्यम से संविधान में निम्न प्रावधानों को शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं नया अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया है। तो नए अनुच्छेद आपने यहाँ पर देखे, नए अनुच्छेद 330 ए, 332 ए और 334 ए को जोड़ा गया है। और नया अनुच्छेद 330 ए को जोड़ने के माध्यम से संविधान में निम्न प्रावधानों को शामिल किया गया है। सबसे पहला प्रावधान, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। दूसरा, लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरी जाने वाली कुल सीटों की 1/3 सीटें
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो आप देख सकते हैं लोकसभा में यहाँ पर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसके अलावा तो ये था नया अनुच्छेद 330 ए का प्रावधान। नए अनुच्छेद 332 ए को जोड़ने के माध्यम से प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं हेतु सीटों को आरक्षित किया गया है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए, अनुच्छेद 330 ए के द्वारा यहाँ पर लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 332 ए के द्वारा प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं हेतु सीटों को आरक्षित किया गया है। इन आर्टिकल्स को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। देखिए, संविधान में नया अनुच्छेद 334 ए को जोड़ने के माध्यम से महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लागू होने से संबंधित शर्तों को स्पष्ट किया गया है। तो 334 ए में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लागू होने से संबंधित शर्तों को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। इसमें कहा गया है लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित संविधान के प्रावधान इस उद्देश्य के लिए संचालित होने वाली परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ही प्रभावी होंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित संविधान के प्रावधान इस उद्देश्य के लिए संचालित होने वाली परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ही प्रभावी होंगे। पहले परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन, उसके बाद ही ये प्रावधान प्रभावी होंगे। यह परिसीमन संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद होने वाली पहली जनगणना के संगत आंकड़ों के प्रयोग के आधार पर किया जाएगा। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि संसद कानून द्वारा इस अवधि को बढ़ा सकती है। देखिए, अभी आरंभ में इस आरक्षण की अवधि कितनी रखी गई है? 15 वर्ष। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकसभा, राज्य विधानसभाओं एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि संसद कानून द्वारा इस अवधि को बढ़ा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका महिला शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड पॉइंट्स को आपको काफ़ी अच्छे से तैयार करने हैं। इनको आपको लर्न करके ही एग्जाम में जाना है, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज़। देखिए, दूसरी न्यूज़ है आपके सामने आयुष्मान भव अभियान। तो आयुष्मान भव अभियान क्या है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, आयुष्मान भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के अनुरूप लॉन्च किया गया था। यह पहल सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। तो आप देख सकते हैं इस पहल को सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। उल्लेखनीय है कि सतत विकास लक्ष्य 3 अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको इसको ध्यान रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 3 ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपका अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित है। आयुष्मान भारत में 4 स्तंभ शामिल हैं। कौन कौन से 4 स्तंभ शामिल हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। तो आप देख सकते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। आयुष्मान भारत में 4 स्तंभ शामिल है, जिनमें सबसे पहला है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। दूसरा है यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो दूसरा स्तंभ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसे PM जय के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, और चौथा है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये 4 स्तंभ हैं आयुष्मान भारत के। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात यहाँ पर करते हैं, जिन्हें आपको ध्यान रखना है। 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर, गुजरात से वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया। यह अभूतपूर्व पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है, साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन का भी एक प्रतीक है। आयुष्मान भव, देखिए हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भव की। देखिए,
आयुष्मान भव अभियान को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। तो आप देख सकते हैं इस अभियान को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है और यह एक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक गांव एवं शहर तक स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करना है। तो इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक गांव और शहर तक स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज को सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भव अभियान को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आईडी निर्माण एवं गैर संचारी रोगों, तपेदिक एवं सिकल सेल रोग की जांच एवं प्रबंधन से संबंधित सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। इस अभियान को 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़ा के दौरान लागू किया गया। इसके अलावा आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत निम्न 3 घटकों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। तो 3 घटक कौन कौन से हैं देख सकते हैं। 3 कंपोनेंट हैं यहाँ पर। सबसे पहला आयुष्मान आपके द्वार 3.0, दूसरा है आयुष्मान मेला, तीसरा है आयुष्मान सभा। तो ये 3 कंपोनेंट है आयुष्मान भव अभियान के। बात करते हैं आरोग्य मंथन 2023 ये क्या है। देखिए आरोग्य मंथन 2023 वर्ष 2023 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की 2 प्रमुख योजनाओं ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव को प्राप्त किया। 23 सितंबर 2023 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM-जय के कार्यान्वयन को 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, जबकि 27 सितंबर 2023 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की दूसरी वर्षगांठ थी। उपयुक्त दोनों योजनाओं की अभूतपूर्व सफलता का उत्सव मनाने एवं इनकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम आरोग्य मंथन का आयोजन किया गया है। 25 से 26 सितंबर 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आरोग्य मंथन का आयोजन संपन्न हुआ। तो ये था आपका आरोग्य मंथन 2023, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस अवसर पर PM-जय एवं ABDM के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया है। सर्वाधिक संख्या में उपचार के संदर्भ में बड़े राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में मेघालय एवं केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पुदुचेरी को विजेता घोषित किया गया है। ABPM-जय के अंतर्गत सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बड़े राज्यों में असम, छोटे राज्यों में नागालैंड एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर को विजेता घोषित किया गया है। तो इन पॉइंट को भी यहाँ पर आपको स्टार लगाकर ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज है आपके सामने, मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से यहाँ पर समझना है। देखिए मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। मिथुन का यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम बोस फ्रंटेल्स है। तो मिथुन को प्राय पर्वतों के पशु के नाम से भी जाना जाता है। यह बोविडे परिवार का सदस्य है और मवेशियों एवं भैंसों का दूरस्थ संबंधी है। ऐसी अभिधारणा है कि यह जंगली गौर का पालतू रूप है। विश्व में मिथुन की सर्वाधिक संख्या भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश में मिथुन की संख्या सर्वाधिक है। उल्लेखनीय है कि भारत में मिथुन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम के उष्ण वर्षा वनों में पाया जाता है। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में मिथुन की कुल संख्या लगभग 3.8 लाख है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 सितंबर 2023 को भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण फांसी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिथुन को आधिकारिक रूप से खाद्य पशु फूड एनिमल के रूप में मान्यता प्रदान की है। इसके साथ ही ICAR राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ने प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मिथुन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 सितंबर को मिथुन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखिए इसके अतिरिक्त मिथुन के मास का नामकरण
वीसी के रूप में करने की घोषणा की गई है। तो आपको इस वर्ड को याद रखना है। वीसी क्या है? वीसी मिथुन के मास का नामकरण किया गया है। मिथुन को घरेलू पशु विविधता सूचना प्रणाली डाटाबेस में भी शामिल कर लिया गया है। ज्ञातव्य है कि ICAR राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में जून 1988 में नागालैंड में की गई थी। तो इस पॉइंट को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, सांची भारत का पहला सौर शहर। तो आप देख सकते हैं भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? तो ये आपका सांची है। चलिए इसे समझते हैं। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा नगर है। सांची स्तूपों, एकाश्मी अशोक स्तंभ, मंदिरों, बौद्ध विहारों और स्थापत्य संपदा, इसके अलावा तो आप देख सकते हैं इन सभी के कारण सांची विख्यात है। सांची में कई स्तूप स्थित हैं, जिनमें सांची के स्तूप को सबसे प्रमुख माना जाता है। इसे द ग्रेट स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। इस महान स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। वर्ष 1989 में सांची स्थित बौद्ध स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की यहाँ पर, जिन्हें आपको ध्यान रखना है। देखिए, 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांची का भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में लोकार्पण किया। तो सांची इंडिया का फर्स्ट सोलर सिटी है। इस अवसर पर सांची को शुद्ध शून्य नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं IIT कानपुर के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। इसके अलावा सांची के निकट नागौरी में 3 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना की स्थापना के परिणाम स्वरूप सांची एक सौर शहर के रूप में विकसित होने में सफल रहा है। भविष्य में सांची के निकट गुलगांव में 5 मेगावाट की एक सौर परियोजना स्थापित की जाएगी, जो कृषि क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। सांची के एक सौर शहर बनने के परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों में लगभग 14,000 टन की कटौती होगी। चलिए बात करते हैं मोढेरा की। मोढेरा भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। ये न्यूज़ भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप इसके साथ में ध्यान रखेंगे। देखिए, 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया था और इस यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया। इस गांव में भू आधारित 6 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मोढेरा का सौरीकरण सूर्य ग्राम परियोजना के तहत किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा भारत का प्रथम शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक गांव बन गया है। तो ये था मोढेरा, भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपके सामने, NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। इसे आपको ध्यान रखना है। देखिए, विश्वविद्यालय से इतर उच्चतर शिक्षा हायर एजुकेशन के ऐसे संस्थान जो शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में उच्च मानक हाई स्टैंडर्ड पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया जा सकता है। ऐसे संस्थान जिन्हें डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाता है, वे एक विश्वविद्यालय के समान अकादमिक दर्जा एवं विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं। यह दर्जा इन संस्थानों को उनके विशेषीकृत क्षेत्रों में अकादमिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने हेतु प्रोत्साहित करता है। चलिए बात करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। NCERT को डी नोवो श्रेणी में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि डी नोवो संस्थान ऐसे संस्थान होते हैं जो ज्ञान के विशिष्ट एवं उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षण एवं अनुसंधान पर केंद्रित होते हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के NCERT के प्रयासों को सुदृढ़ बनाएगा। नेक्स्ट न्यूज है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023
2023। चलिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 को समझते हैं। देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहर, क्षेत्र एवं राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर अर्थात PM10 एवं PM 2.5 के स्तरों में 20 से 30% तक की कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। NCAP क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 131 शहरों को लक्षित किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी के आधार पर 131 नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शहरों की रैंकिंग तैयार करना है। चलिए बात करते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य की। देखिए 7 सितंबर 2023 को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की घोषणा की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 विभिन्न श्रेणियों में टॉप 3 शहर यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला टॉप पर शहर रहा है आपका इंदौर आपका मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर आगरा रहा है उत्तर प्रदेश का। तीसरे नंबर पर ठाणे महाराष्ट्र रहा है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या रही है। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर आगरा रहा है यूपी से, 11वें नंबर पर वाराणसी, 12वें नंबर पर गाजियाबाद रहा है। ये देख सकते हैं एक से 10 लाख से अधिक यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली ये शहर है जहाँ पर ये इनकी रैंकिंग आई है। मेरठ यहाँ पर 15वें स्थान पर रहा है। बाकी सबको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपके सामने भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र। तो भारत मंडपम को यहाँ हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे। देखिए देश में बैठकों, सम्मेलनों एवं प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र की संकल्पना को जन्म दिया। इस परियोजना के तहत प्रगति मैदान स्थित पुरानी एवं जर्जर हो चुकी सुविधाओं का नवीनीकरण किया गया है। बात करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों की। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का उद्घाटन किया है। IECC परिसर को भारत मंडपम नाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत मंडपम नाम भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम से प्रेरित है। उल्लेखनीय है कि अनुभव मंडपम 12वीं सदी में भगवान बसवेश्वर द्वारा कर्नाटक में सार्वजनिक समारोह के लिए स्थापित एक मंडप था। लगभग 123 एकड़ के क्षेत्र के साथ IECC परिसर को भारत के सबसे बड़े MICE मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस गंतव्य के रूप में विकसित किया गया है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में ही किया गया था। बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति की। तो विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है। नटराज नृत्य करती हुई मुद्रा में भगवान शिव की इस मूर्ति की ऊंचाई 28 फीट है। यह मूर्ति अष्टधातु, स्वर्ण, रजत, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा एवं जस्ता से निर्मित है। इस मूर्ति को तमिलनाडु के तंजावुर जिले स्थित स्वामी मलाई में मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापित एवं उनके दल द्वारा 7 माह के रिकॉर्ड समय में निर्मित किया गया है। इस मूर्ति का निर्माण लोस्ट वैक्स कास्टिंग विधि द्वारा किया गया है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति नई दिल्ली में भारत मंडपम में लगाई गई है, स्थापित की गई है। चलिए बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो यहाँ पर हम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। देखिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना
कारीगर एवं शिल्पकार भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कारीगर एवं शिल्पकार भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ऐसे लोग हैं जो अपने हाथों और उपकरणों की सहायता से कार्य करते हैं और प्राय स्वनियोजित सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। इन्हें सामान्यतः अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक, इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। इन पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये लोग मुख्यतः लोहार, स्वर्णकार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार जैसे व्यवसायों में संलग्न होते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इन्हीं असंगठित लोगों से संबंधित है। देखिए, इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर देखते हैं। 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। इसके पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना है। इसके अलावा यह योजना पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना हेतु प्रारंभिक वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए निर्धारित है। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा एक साथ मिलकर क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को नोडल मिनिस्ट्री नियुक्त किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना की टैगलाइन है सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। इस योजना की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है, 2023-24 से 2027-28 तक। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा जो निम्नलिखित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। ये हैं आपके बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्र निर्माता, लोहार, हथौड़ा एवं टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी या चटाई झाड़ू निर्माता, जूट बुनकर, गुड़िया एवं खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला। तो ये 18 पारंपरिक व्यवसायों को इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर आप इस योजना के प्रमुख उद्देश्य देख सकते हैं। सबसे पहला, कारीगरों एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करने के माध्यम से उन्हें इस योजना के तहत सभी लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्र एलिजिबल बनाना। दूसरा, विश्वकर्माओं के कौशल को निखारने के लिए उनका कौशल उन्नयन, स्किल अपग्रेडेशन करना और उन्हें प्रासंगिक एवं उपयुक्त प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा, उनकी क्षमता एवं उत्पादकता के साथ साथ उनके उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बेहतर एवं अत्याधुनिक उपकरणों तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना। देखिए, इसके अलावा कारीगरों एवं शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं विश्वकर्मा आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र किसी आवेदक को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करेगा और उसे योजना के तहत सभी लाभों हेतु पात्र बनाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों को कोलेटरल मुक्त एंटरप्राइज विकास ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए तक पहली किस्त और 2 लाख रुपए तक द्वितीय किस्त की ऋण सहायता भी प्रदान की जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर एक त्रिस्तरीय कार्यान्वयन फ्रेमवर्क स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इससे रिलेटेड पॉइंट्स को आपको ज़रूर याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी प्रथम ABDM माइक्रोसाइट। तो प्रथम ABDM माइक्रोसाइट क्या है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ 5 वर्षों की अवधि हेतु आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की थी।
देखिए, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च होने के बाद से स्वास्थ्य सेवा में संलग्न विभिन्न हितधारक इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। एबीडीएम के साथ इन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के व्यापक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने माइक्रो साइट्स का विचार परिकल्पित किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में एनएचए द्वारा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा एबीडीएम के अंतर्गत 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना लॉन्च की गई है। इन माइक्रोसाइट्स में सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को एबीडीएम के अंतर्गत लाने के केंद्रीकृत प्रयास किए जाएंगे। इसमें एबीडीएम का विस्तार देश भर के निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तक करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एबीडीएम की फुल फॉर्म होती है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। एबीडीएम का मतलब यहाँ पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर समझते हैं। देखिए, 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के तहत आइजोल मिजोरम में प्रथम एबीडीएम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट को लॉन्च किया गया है। इस प्रकार मिजोरम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत इस क्षेत्र में निजी क्लिनिकों, छोटे अस्पतालों एवं प्रयोगशालाओं सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एबीडीएम सक्षम बनाया जाएगा एवं मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मिजोरम ने आइजोल में एबीडीएम माइक्रोसाइट को लागू करने के लिए यूथ फॉर एक्शन को इंटरफेसिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। एबीडीएम के संदर्भ में एक माइक्रोसाइट्स उन लघु एवं मध्यम स्तरीय क्लिनिकों, नर्सिंग होम, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, फार्मेसियों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का एक समूह है जो एबीडीएम सक्षम है और मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ये माइक्रोसाइट्स देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित की जाएंगी। तो इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके सामने, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022। चलिए देखते हैं इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 को। देखिए, भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। स्मार्ट विकास को बढ़ावा देने वाले शहरों, परियोजनाओं और नवाचारी विचारों को पुरस्कृत करने के लिए इस प्रतियोगिता को लॉन्च किया गया था। अब तक वर्ष 2018, 2019 एवं 2020 में ISAC इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट के 3 संस्करणों का आयोजन किया जा चुका है। ISAC के चौथे संस्करण को अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। बात करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ जरूरी तथ्यों की। देखिए, 25 अगस्त 2023 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ISAC 2022 के विजेताओं की घोषणा की गई है। इसके तहत इंदौर को भारत की सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है, जबकि स्मार्ट सिटीज मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। ISAC 2022 के तहत विजेताओं की सूची यहाँ पर देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड विजेता शहर यहाँ पर है, नंबर 1 पर इंदौर है, देन दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर आगरा है। बात करें राज्य पुरस्कार की तो आप देख सकते हैं विजेता राज्य में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। इन्हें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपके सामने अमृत भारत स्टेशन योजना। चलिए अमृत भारत स्टेशन योजना को भी समझते हैं। देखिए, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की एक नई नीति तैयार की है, जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना नाम दिया गया है। इस योजना के तहत एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। अभी तक इस योजना के अंतर्गत विकास हेतु कुल 1309 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। इसमें से सर्वाधिक 156 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।
इसके बाद महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल का स्थान है। बिहार के कुल 92 रेलवे स्टेशन इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। बात करते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना से जुड़े हुए कुछ स्मरणीय तथ्यों की। देखिए, 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के भाग के रूप में देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। ज्ञातव्य है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। ये 508 रेलवे स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत हैं। प्रमुख राज्यों में इन रेलवे स्टेशनों का वितरण निम्नलिखित है। आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से यहाँ पर 55 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है और बिहार से 49 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। बाकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023। चलिए इसे समझते हैं, ये क्या है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को वर्ष 2010 से ही शामिल किया जाता रहा है। यह विश्व में सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला गैर मुद्रीय गरीबी सूचकांक है। इसके तहत 3 आयामों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन का स्तर के आधार पर बहुआयामी गरीबी का मापन किया जाता है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक परियोजना का उद्देश्य वैश्विक रूप से स्वीकार्य होने के साथ साथ भारत की स्थिति के अनुरूप एक सूचकांक का निर्माण करना है। इस परियोजना का व्यापक उद्देश्य वैश्विक एमपीआई रैंकिंग्स में भारत की स्थिति में सुधार करना है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग नोडल मंत्रालय है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन का स्तर में विभक्त 12 संकेतकों के आधार पर किया गया है। तो इन्हें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बात करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ जरूरी तथ्यों की। देखिए, 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा ये जारी किया जाता है। देखिए, नेशनल लेवल पर तो इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ये चीज यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। यह इस रिपोर्ट का द्वितीय संस्करण है। उल्लेखनीय है कि इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। नवीनतम रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 पर आधारित है। इस रिपोर्ट में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तरों पर बहुआयामी गरीबी की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इसमें NFHS4 2015-16 और NFHS5 2019-21 के मध्य बहुआयामी गरीबी में हुए परिवर्तनों को भी दर्ज किया गया है। नवीनतम रिपोर्ट में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 707 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हैं, NFHS4 एवं NFHS5 के मध्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बहुआयामी गरीबी को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-21 के मध्य देश में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। समान अवधि के दौरान बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए लोगों की संख्या की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य हैं। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। वर्ष 2015-16 में भारत में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या 24.85% थी, जो वर्ष 2019-21 में घटकर 14.96% हो गई है। स्पष्ट है कि भारत में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या में 9.89% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी 32.59% से घटकर 19.28% हो गई है। समान अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी 8.65% से घटकर 5.27% हो गई है। वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2019-21 के मध्य भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य से घटकर 0.117 से घटकर 0.066 हो गया है। अतः रिपोर्ट से यह प्रदर्शित होता है कि भारत वर्ष 2030 की निर्धारित समय सीमा से काफी पहले ही SDG लक्ष्य 1.2 को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय
MPI 2023 सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले टॉप 5 स्टेट कौन कौन से हैं? तो ये आप यहाँ पर नंबर 1 बिहार, दूसरे नंबर पर झारखंड, तीसरे नंबर पर मेघालय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। इसके अलावा केरल सबसे कम बहुआयामी गरीब जनसंख्या वाला राज्य है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2019-21 में केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा एवं नगर हवेली, नागर हवेली और दमन एवं दीव में बहुआयामी जनसंख्या सर्वाधिक, जबकि पुद्दुचेरी में सबसे कम है। बहुआयामी गरीब लोगों की संख्या में सबसे तेज कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा एवं राजस्थान में दर्ज की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 2015-16 एवं 2019-21 के मध्य बहुआयामी गरीब जनसंख्या में कमी के टॉप 5 स्टेट कौन से हैं? तो ये हैं आपके बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान। इन्हें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, बात करते हैं सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले की, तो ये है आपका बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूं और सीतापुर। बात करते हैं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिले की, तो न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिले हैं गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़। इन्हें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। वर्ष 2015-16 एवं 2019-21 के मध्य उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में बहुआयामी गरीब जनसंख्या में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। तो ये थी आपकी ये वाली न्यूज़। नेक्स्ट है वैभव फेलोशिप योजना। तो वैभव फेलोशिप योजना क्या है, चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, यह है आपकी वैभव फेलोशिप योजना। अक्टूबर 2020 में भारत सरकार द्वारा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह प्रवासी एवं निवासी भारतीय शोधकर्ताओं एवं शिक्षाविदों का एक आभासी सम्मेलन था। इसी क्रम में 28 फरवरी 2023 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए वैभव फेलोशिप योजना का शुभारंभ किया गया था। तो आप देख सकते हैं वैभव फेलोशिप योजना का प्रारंभ किसके लिए किया गया है? भारतीय प्रवासियों के लिए। इस योजना की शुरुआत केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा की गई है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ जरूरी तथ्यों की। देखिए, भारत सरकार ने वैभव कार्यक्रम को लागू करने हेतु 15 जून 2023 को वैभव फेलोशिप कॉल 2023 की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नोडल एजेंसी है। यह फेलोशिप भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविद को प्रदान की जाएगी जो अपने संबंधित देशों में अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न हैं। इसके अलावा वैभव फेलोशिप का उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान परितंत्र रिसर्च इकोसिस्टम में सुधार करना है। चयनित वैभव फेलो को पहचाने गए 18 ज्ञान कार्य क्षेत्रों में काम करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा, जिनमें प्रमुख कार्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं: क्वांटम प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग, कंप्यूटेशनल विज्ञान, डाटा विज्ञान, फोटोनिक्स, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, एरोस्पेस प्रौद्योगिकी और कृषि विज्ञान। इसके अलावा वैभव फेलो सहयोग हेतु एक भारतीय संस्थान की पहचान करेंगे और 1 वर्ष में 2 माह एवं अधिकतम 3 वर्षों तक उस संस्थान से संबंधित रह सकते हैं। वैभव फेलो अपने भारतीय समकक्षों के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में उस संस्थान में अनुसंधान गतिविधियां प्रारंभ करने में मदद करेंगे जिससे वह संबंधित हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी माहिर। तो माहिर काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। चलिए इसे समझते हैं ये क्या है। देखिए, देश में ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित नवीनतम एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर अत्याधुनिक एवं उच्च प्रभाव अनुसंधान संचालित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के दृष्टिगत हाल ही में माहिर नामक मिशन को लॉन्च किया गया है। बात करते हैं इससे जुड़े हुए स्मरणीय तथ्यों की। देखिए, जून 2023 में मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च नामक एक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया। माहिर का शुभारंभ केंद्रीय विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस मिशन को वर्ष 2023-24 से लेकर 2027-28 तक 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि हेतु तैयार किया गया है।
इसका प्रमुख उद्देश्य भारत को उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी हेतु एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। मिशन की संरचना द्विस्तरीय है जो निम्नलिखित है। सबसे पहला शीर्ष समिति। शीर्ष समिति इस मिशन के तहत निर्मित होने वाली प्रौद्योगिकियों और उत्पादों पर विचार विमर्श करेगी एवं अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करेगी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा की जाएगी। दूसरी होगी तकनीकी कार्यक्षेत्र समिति। यह समिति अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान, संभावित प्रौद्योगिकियों की सिफारिश एवं अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं की निगरानी करेगी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। इस मिशन का सचिवालय बंगलुरु में स्थित होगा। नेक्स्ट न्यूज है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। चलिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को समझते हैं। देखिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण फांसी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक का प्रथम संस्करण वर्ष 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून के अवसर पर जारी किया गया था। इस सूचकांक का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मानदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मापन करना है। बात करते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए स्मरणीय तथ्यों की। देखिए, 7 जून 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 5वां संस्करण है। कुल प्राप्तांकों के आधार पर टॉप 5 स्टेट यहां पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर यहां पर केरल है, दूसरे नंबर पर पंजाब, देन तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। बड़े राज्यों में बिहार 19वें स्थान पर है। इसके अलावा कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 छोटे राज्य यहां पर आप देख सकते हैं। ये हैं आपके गोवा, मणिपुर, सिक्किम और आपका यहां पर देख सकते हैं छोटे राज्यों की श्रेणी में कुल 14.5 अंकों के साथ मिजोरम अंतिम स्थान पर है। कुल प्राप्तांकों के आधार पर यहां पर टॉप 3 केंद्र शासित प्रदेश देख सकते हैं। जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़। इस श्रेणी में लक्षद्वीप अंतिम स्थान पर है। देखिए, नेक्स्ट न्यूज है निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 2021-22 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। चलिए निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक को यहाँ पर समझते हैं। देखिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को डिजाइन किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह सूचकांक सर्वप्रथम वर्ष 2019 में प्रकाशित किया गया था। पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के प्रथम संस्करण के जारी होने के बाद से अब तक इसमें शामिल कई संकेतक इंडिकेटर समाप्त एवं निरर्थक हो चुके हैं। अतः वर्ष 2021-22 के लिए पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की संरचना को संशोधित किया गया है और इसका पुनर्नामकरण पीजीआई 2.0 के रूप में किया गया है। बात करते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से जुड़े कुछ स्मरणीय तथ्यों की। सबसे पहला, पीजीआई 2.0 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग के बजाय ग्रेडिंग प्रदान की गई है। पीजीआई 2.0 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 ग्रेडों में विभक्त किया गया है। उच्चतम ग्रेड यहाँ पर दक्ष है, जो कुल 1000 अंकों में से 940 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को प्रदान की जाएगी। इसके अलावा न्यूनतम ग्रेड आकांक्षी 3 है, जो 460 तक अंक प्राप्त करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पीजीआई 2.0 में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को उच्चतम ग्रेड दक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। पीजीआई 2.0 में केवल 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों जैसे पंजाब एवं चंडीगढ़ को प्रचेस्ट 2 ग्रेड प्राप्त हुआ है। तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्ष श्रेणी में कोई भी राज्य नहीं है और उत्कृष्ट श्रेणी में भी यहाँ पर कोई भी राज्य नहीं है। इसके अलावा अति उत्तम, उत्तम और प्रचेस्ट 1 इन श्रेणी में भी कोई भी राज्य नहीं है, जबकि प्रचेस्ट 2 श्रेणी में चंडीगढ़ एवं पंजाब है। इसके अलावा इन सबको आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश यहाँ पर आकांक्षी 2 में शामिल है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है और बिहार भी इसी में शामिल है। नेक्स्ट न्यूज है आपके सामने NIRF इंडिया रैंकिंग 2023। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी।
NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। ध्यातव्य है कि इंडिया रैंकिंग्स का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। बात करते हैं कुछ जरूरी तथ्यों की। देखिए, 5 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2023 जारी की है। यह इंडिया रैंकिंग्स का 8वां संस्करण है। इसमें निम्न 5 श्रेणियों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। आप 5 श्रेणी यहाँ पर देख सकते हैं। समग्र, ओवरऑल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, अनुसंधान संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एवं नवाचार, इनोवेशंस। साथ ही कुल 8 विभिन्न विषयों में भी संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। इंडिया रैंकिंग्स 2023 में पिछले संस्करण की तुलना में निम्न 3 विशिष्ट बदलाव किए गए हैं, जिन्हें आपको थोड़ा ध्यान देना है। पहला बदलाव ये किया गया है कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्र नामक एक नए विषय को शामिल किया गया है। दूसरा, नवाचार श्रेणी में रैंकिंग प्रथम बार जारी की गई है। तीसरा, वास्तुकला नामक विषय के दायरे में विस्तार किया गया है। समग्र श्रेणी ओवरऑल कैटेगरी में लगातार 5वें वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडिया रैंकिंग्स 2023 टॉप 5 संस्थान यहाँ पर हैं आपके। नंबर 1 पर IIT मद्रास चेन्नई है, दूसरे नंबर पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। तो इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडिया रैंकिंग्स 2023 में समग्र श्रेणी में शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के केवल एक संस्थान IIT कानपुर 5वां स्थान को स्थान प्राप्त हुआ है। समग्र श्रेणी में बिहार स्थित IIT पटना को 66वीं रैंक प्राप्त हुई है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक को विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कॉलेज श्रेणी में यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पर रहा है मिरांडा हाउस दिल्ली। तो इन सबको आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है आपके सामने नए संसद भवन का उद्घाटन। तो नए संसद भवन के उद्घाटन से रिलेटेड जो भी एग्जाम में आपका पॉइंट आ सकते हैं उन्हें हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, नए संसद भवन का उद्घाटन औपनिवेशिक युग के दौरान अग्रणी ब्रिटिश वास्तुविदों एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर ने सेंट्रल विस्टा परिसर की परिकल्पना की थी। इसका उद्घाटन वर्ष 1931 में किया गया था। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक और अभिलेख कार्यालय के साथ साथ इंडिया गेट स्मारक और राजपथ के दोनों ओर नागरिक उद्यान शामिल थे। भारत की लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक संसद भवन सेंट्रल विस्टा के केंद्र में अवस्थित है। देखिए, 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। तो नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ है? 28 मई 2023 को। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 75 रुपए का सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में पवित्र सेंगोल भी स्थापित किया है। नए संसद भवन की डिजाइन अहमदाबाद, गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार की है। त्रिभुजाकार में बना नया संसद भवन 4 मंजिला है। नया संसद भवन लगभग 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस भवन के 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों हेतु कुल 888 सीटों की क्षमता के अतिरिक्त राज्यसभा हॉल में 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। नए संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। इसके साथ ही नए संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थित है। इन पॉइंट्स को यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़े हुए तथ्यों को आपको यहाँ पर याद करना होगा। 14 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर एक पवित्र सेंगोल का निर्माण किया गया। इस सेंगोल को एक तमिल आधीनम धार्मिक मठ द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया, जो अंग्रेजों से भारत को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। देखिए,
वर्ष 1947 में पंडित नेहरू को प्राप्त सेंगोल की लंबाई 5 फीट थी और उस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। 14 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू द्वारा सेंगोल को प्राप्त करने के बाद इसे इलाहाबाद संग्रहालय वर्तमान प्रयागराज में रखा गया था। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड सेंगोल की स्थापना की गई है। वर्ष 1947 के उसी सेंगोल को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। इसके अलावा सेंगोल के शीर्ष पर भगवान शिव के पवित्र बैल नंदी को नक्काशी के माध्यम से चित्रित किया गया है। तमिलनाडु में चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान महायाजकों के माध्यम से सेंगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंप दिया जाता था। काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि सेंगोल कौन से राजा से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है ये तमिलनाडु में चोल राजाओं से संबंधित है। इसके अलावा सेंगोल की स्वीकृति उत्तरदायित्व के साथ शासन के अधिकार को प्रदर्शित करती है। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है आपके सामने उड़ान 5.2, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से देखना है। उड़ान 5.2 देखिए, वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा पहली बार देश की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक उड़ान योजना है। उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। अक्टूबर 2016 में उड़ान योजना का शुभारंभ हुआ था। अप्रैल 2017 में उड़ान योजना के अंतर्गत पहली उड़ान शिमला से दिल्ली के बीच प्रारंभ की गई थी। उड़ान योजना के अंतर्गत अब तक 4 चरणों को मंजूरी प्रदान की गई थी और ये 4 चरण हैं उड़ान 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 और 5.2 आपका अभी आया है। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ स्मरणीय तथ्यों की। देखिए, उड़ान योजना के 4 चरणों की सफलता के बाद नागर विमानन मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2023 को उड़ान 5.0 की शुरुआत की थी। इसके अलावा इस चरण का उद्देश्य देश के दूरदराज और क्षेत्रीय इलाकों की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, अंतिम स्थल तक हवाई संपर्क का लक्ष्य हासिल करना है। 24 मई 2023 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष रूप से तैयार उड़ान 5.1 योजना की शुरुआत की गई है। उड़ान 5.1 योजना का उद्देश्य देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। 25 जुलाई 2023 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खजुराहो मध्य प्रदेश में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने उड़ान 5.2 योजना और हेली सेवा ऐप को भी लॉन्च किया। हेली शिखर सम्मेलन 2023 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और FICCI द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ज्ञातव्य है कि उड़ान 5.2 योजना श्रेणी 1A और श्रेणी 1 जैसे छोटे विमानों के जरिए दूरदराज के क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट है कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023। चलिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव को यहाँ पर देखते हैं। कर्नाटक की 15वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 24 मई 2023 निर्धारित थी। अतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत राज्य में नई विधानसभा के गठन के लिए एक चरण में चुनाव कराने की घोषणा की गई। राज्य में मतदान 10 मई 2023 को संपन्न हुआ, जबकि मतगणना 13 मई 2023 को संपन्न हुई। संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 सीटें हैं। इनमें से 36 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, 15 सीटें अनुसूचित जनजातियों ST के लिए आरक्षित हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 73.19% मतदान दर्ज किया गया है। यह कर्नाटक विधानसभा चुनावों के अब तक के इतिहास में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है। बात करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ स्मरणीय तथ्यों की। देखिए, 13 मई 2023 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम घोषित किए गए हैं। परिणामों के अनुसार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्य में बहुमत हासिल किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1985 के बाद से कर्नाटक की जनता ने चुनावों में कभी भी सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मतदान नहीं किया है।
वर्ष 2023 के चुनावों में भी यही प्रवृत्ति जारी रही है। 20 मई 2023 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष DK शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बने हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम 2023 को यहां पर देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 135 सीटें प्राप्त हुई हैं और कर्नाटक विधानसभा में टोटल सीट कितनी है? कुल 224 सीट यहां पर टोटल हैं, जिसमें से 135 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्राप्त की है और भारतीय जनता पार्टी ने टोटल 66 सीटें यहां पर प्राप्त की हैं। नेक्स्ट है आपके सामने ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022-23। चलिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त को देखते हैं, ये किस लिए चलाया गया था। वर्ष 2022 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा ऑपरेशन समुद्रगुप्त की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना था। सबसे पहले आप इसे याद रखेंगे कि इसे किसके द्वारा चलाया गया था, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना और NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ स्मरणीय तथ्यों की। देखिए 13 मई 2023 को भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक अभियान के तहत लगभग 2500 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त किया है। यह देश में किसी भी ड्रग निरोधक एजेंसी द्वारा वित्तीय मूल्य के मामले में नशीली पदार्थों की सबसे बड़ी जब्ती है। ध्यातव्य है कि NCB ने यह जब्ती ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत की है। मैथाम्फेटामाइन एक शक्तिशाली अत्यधिक व्यसनकारी उत्तेजक है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मैथाम्फेटामाइन मस्तिष्क में एक प्राकृतिक रसायन डोपामाइन की मात्रा बढ़ा देता है। ज्ञातव्य है कि डोपामाइन शारीरिक गतिविधि, अभिप्रेरण, मोटिवेशन इत्यादि के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वर्ण अर्धचंद्र एवं स्वर्ण त्रिभुज। स्वर्ण अर्धचंद्र एवं स्वर्ण त्रिभुज क्या है, चलिए इसे देखते हैं। भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के मध्य स्थित है। ये दो क्षेत्र हैं, पूर्व में स्वर्ण त्रिभुज एवं पश्चिम में स्वर्ण अर्धचंद्र। स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत थाईलैंड, म्यांमार एवं लाओस आते हैं। वहीं स्वर्ण अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं ईरान आते हैं। इन्हें भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है, स्वर्ण अर्धचंद्र क्या है और स्वर्ण त्रिभुज में कौन कौन सी कंट्री आती हैं। नेक्स्ट है आपका पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र। तो पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ खोला गया है, चलिए इसे देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ प्रशासन और IAF की एक संयुक्त परियोजना के माध्यम से हुई है। इस संबंध में वर्ष 2022 में ही चंडीगढ़ प्रशासन और IAF के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ था। बात करते हैं कुछ जरूरी तथ्यों की। देखिए 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। इस केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ में की गई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास को लोगों तक पहुंचाना है। तो इसकी स्थापना कहां पर की गई है, चंडीगढ़ में। इसे आपको याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास को लोगों तक पहुंचाना। यह भारतीय युवाओं को IAF से जुड़ने के लिए भी प्रेरित करेगा। इस विरासत केंद्र के माध्यम से IAF की लड़ाकू क्षमताओं के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित किया जा रहा है। नेक्स्ट है मणिपुर हिंसा। चलिए मणिपुर हिंसा को अच्छे से समझते हैं। देखिए मणिपुर हिंसा। मणिपुर 3 राज्यों नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मणिपुर में 16 जिले हैं, परंतु आमतौर पर राज्य को घाटी और पहाड़ी जिलों में विभाजित निकाय के रूप में देखा जाता है। पहाड़ी जिलों की संख्या 5 है और ये राज्य के 90% क्षेत्र को कवर करते हैं, जबकि घाटी जिले राज्य के मात्र 10% क्षेत्र में विस्तृत हैं। मणिपुर में निवास करने वाले प्रमुख जातीय समूहों में मैतेई, नगा और कुकी चिन शामिल हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। तो मणिपुर में कौन से प्रमुख जातीय समूह शामिल हैं, तो मैतेई हैं, नागा हैं और कुकी चिन हैं। मैतेई समुदाय मुख्यतः घाटी जिलों में, जबकि नागा और कुकी चिन जनजातियां पहाड़ी जिलों में निवास करती हैं। बात कर रहे हैं मणिपुर हिंसा की। इससे जुड़े कुछ तथ्य को यहाँ पर देखते हैं। देखिए
मार्च 2023 में मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा गैर जनजातीय मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने हेतु विचार करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मैतेई समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी या अनुसूचित जाति एससी की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यह समूह अनुसूचित जनजाति मांग समिति के माध्यम से दशकों से एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है। उच्च न्यायालय के इस निर्देश के विरुद्ध अखिल जनजातीय छात्र संघ मणिपुर द्वारा जनजातीय एकजुटता रैली का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर आपको पूरी कहानी समझनी है। पूरी कहानी क्या थी? जैसा कि आपने देखा, मार्च 2023 में क्या हुआ, मणिपुर उच्च न्यायालय के द्वारा गैर जनजातीय मैतेई, तो मैतेई क्या है? ये गैर जनजातीय समुदाय है। तो गैर जनजातीय समुदाय मैतेई को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा प्रदान करने हेतु विचार करने के लिए राज्य सरकार को मणिपुर हाईकोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया था मार्च 2023 में। पूरी कहानी समझिए। फिर इसके बाद क्या हुआ? वर्तमान में मैतेई समुदाय कहाँ पर है? मैतेई समुदाय को ओबीसी और एससी की श्रेणी में रखा गया है, जबकि मैतेई समुदाय के द्वारा एसटी में शामिल होने की मांग की जा रही है। देखिए, यह समूह अनुसूचित जनजाति मांग समिति के माध्यम से दशकों से, काफी सालों से एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है मैतेई समुदाय। हाईकोर्ट के इस निर्देश के विरुद्ध अखिल जनजातीय छात्र संघ मणिपुर के द्वारा जनजातीय एकजुटता रैली का आयोजन किया गया था हाईकोर्ट के इसी निर्देश के विरुद्ध। इसके बाद क्या हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मणिपुर में हिंसा भड़क उठी। गौरतलब है कि वर्ष 1949 में भारत संघ में मणिपुर के विलय से पहले मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी। तो जब तक मणिपुर का भारत में विलय नहीं हुआ था, तब तक मैतेई को 1949 में जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी। परंतु संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 का मसौदा तैयार होने के बाद उनका यह दर्जा छिन गया था। बात करते हैं मणिपुर हिंसा की जांच हेतु आयोग की। देखिए, 4 जून 2023 को केंद्र सरकार द्वारा इस आयोग का गठन किया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा इस आयोग के अध्यक्ष हैं। आयोग के 2 अन्य सदस्य हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास, पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर। मैतेई को एसटी का दर्जा के विरोध में लोगों का तर्क है। देखिए, लोग तर्क क्या दे रहे हैं मैतेई को एसटी का दर्जा देने के विरोध में? तो मैतेई को एसटी का दर्जा देने के विरोध में लोगों का तर्क है कि मैतेई शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अग्रणी है, अतः उन्हें एसटी का दर्जा दिए जाने पर वर्तमान में एसटी का दर्जा प्राप्त समुदाय को आरक्षण एवं अन्य लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ेगा। साथ ही एसटी का दर्जा प्राप्त होने पर मैतेई समुदाय पहाड़ी जिलों में भी भूमि क्रय कर सकेगा। इसके अलावा इससे वर्तमान जनजातीय समूह अपने क्षेत्र की भूमि से वंचित हो जाएंगे। तो ये तर्क दिए जा रहे हैं मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा के विरोध में। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मणिपुर में शांति समिति का गठन। देखिए, मणिपुर में शांति समिति का गठन किया गया था 10 जून 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके इस समिति की अध्यक्षता करेंगी। समिति के अन्य सदस्यों में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद और विभिन्न जातीय समूहों के प्रतिनिधि शामिल हैं। तो ये है मणिपुर में शांति समिति का गठन। इसके अलावा समिति का अधिकार क्षेत्र राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुगम बनाना है, जिसमें शांतिपूर्ण वार्ता और परस्पर विरोधी पक्षों समूहों के बीच बातचीत शामिल है। बात करते हैं मणिपुर में शांति समझौते की। देखिए, 29 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत सरकार एवं मणिपुर सरकार ने यूएनएलएफ यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह प्रथम अवसर है जब घाटी स्थित मणिपुर का कोई हथियारबंद समूह हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने पर सहमत हुआ है। ज्ञातव्य है कि यूएनएलएफ की फुल फॉर्म होती है यूएनएलएफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। तो 29 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में
भारत सरकार एवं मणिपुर सरकार ने यूएनएलएफ यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और यह प्रथम अवसर है जब घाटी स्थित मणिपुर का कोई हथियारबंद समूह हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने पर सहमत हुआ है। ज्ञातव्य है कि यूएनएलएफ घाटी स्थित मणिपुर का सबसे पुराना हथियारबंद समूह है। ज्ञातव्य है कि यूएनएलएफ का गठन वर्ष 1964 में हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22। देखिए, चलिए इसे भी समझते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा संचालित एक संयुक्त अध्ययन है। इसका उद्देश्य भारत में निर्माण फर्मों मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। सर्वेक्षण वर्ष 2011 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित प्रथम राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण के अनुसरण में किया गया है। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्यों की। देखिए, 27 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया गया है। फर्म स्तरीय सर्वेक्षण और नवाचार की क्षेत्रीय प्रणाली। फर्म स्तरीय सर्वेक्षण से प्राप्त प्रतिक्रिया को एक सूचकांक में परिवर्तित किया गया है जिसे भारत विनिर्माण नवोन्मेष सूचकांक नाम दिया गया है। इस सूचकांक में 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इसके अलावा बड़े राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना तथा तमिलनाडु क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर है, जबकि बिहार इस श्रेणी में अंतिम स्थान पर है। बड़े राज्यों की रैंकिंग यहाँ पर देख सकते हैं। शीर्ष 3 राज्य एवं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु ये टॉप 3 स्टेट हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पर है। पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर और उत्तर पूर्वी राज्य असम को छोड़कर अंतिम स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहरी राज्यों की श्रेणी में दादरा एवं नागर हवेली और दमन और दीव स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है, 32.88 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है, जबकि जम्मू और कश्मीर इसी श्रेणी में 26.29 स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट है भारत में जल निकायों की प्रथम गणना। तो भारत में जल निकायों की प्रथम गणना, चलिए इसे देखते हैं। वर्तमान में भारत में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या निवासित है। हालांकि वैश्विक जल संसाधनों की मात्र 4% ही भारत में विद्यमान है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संपूर्ण देश में पहली बार जल निकायों की गणना संचालित की गई है। यह गणना भारत के जल संसाधनों की एक व्यापक सूची प्रदान करती है जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकायों जैसे तालाब, टैंक, झील आदि के साथ साथ जल निकायों पर अतिक्रमण से जुड़े आंकड़े भी शामिल हैं। बात करते हैं स्मरणीय तथ्यों की। देखिए, अप्रैल 2023 में भारत में जल निकायों की पहली गणना से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। जल निकायों की गणना का उद्देश्य सभी जल निकायों हेतु एक राष्ट्रीय डाटाबेस का विकास करना है। गणना के फलस्वरूप अखिल भारतीय और राज्यवार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। देश में कुल देख सकते हैं इतने जल निकाय हैं, जिसमें से ये कुछ डेटा यहाँ पर दिया गया है। जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम। देखिए, तो इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जल निकायों की संख्या। टॉप 5 स्टेट हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा। कुल जल निकायों में 78% मानव निर्मित और 22% प्राकृतिक जल निकाय हैं। उत्तर प्रदेश में जल निकायों की कुल संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बाकी का डेटा यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके सामने, केरल जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य है। तो जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका केरल है। बस आपको इतना यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, जल बजट किसी प्रणाली में प्रवेश करने वाले एवं उससे बाहर जाने वाले जल की मात्रा का मापक है। यह किसी जल कुंड या जल भृत के संदर्भ में आपूर्ति के सभी स्रोतों तथा संबंधित मोचन के मूल्यांकन का एक साधन है। यह एक ऐसा मूलभूत उपकरण है जो एक प्राकृतिक परिवेश में जल की उपस्थिति एवं उसके बहाव के मूल्यांकन में प्रयोग किया जा सकता है। जल बजट का उपयोग किसी क्षेत्र के अंतर्गत जल स्रोतों के विकास को प्रबंधित करने हेतु किया जा सकता है। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ स्मरणीय तथ्यों की। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 अप्रैल 2023 को केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने जल बजट प्रस्तुत किया। भारत में पहली बार केरल सरकार द्वारा गर्मियों में जल के संकट से निजात पाने के लिए जल बजट अपनाया गया। इस जल बजट के अंतर्गत प्रथम चरण में 15 ब्लॉक पंचायतों एवं 94 ग्राम पंचायतों को समाहित किया जाएगा।
बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 की। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 22 से 24 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की सह मेजबानी ताजिकिस्तान और नीदरलैंड के द्वारा की गई है। वर्ष 1977 में अर्जेंटीना में आयोजित जल सम्मेलन के बाद यह पूर्णतः जल हेतु समर्पित द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना तथा तमिलनाडु क्रम से प्रथम, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, जबकि बिहार इस श्रेणी में अंतिम स्थान पर है। बड़े राज्यों की रैंकिंग देख सकते हैं, टॉप 3 स्टेट और उत्तर प्रदेश। टॉप 3 स्टेट हैं कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश यहाँ पर 8वें स्थान पर है। पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड यहाँ पर शीर्ष स्थान पर है और बाकी को आप देख सकते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य असम को छोड़कर यह अंतिम स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्यों की श्रेणी में दादरा एवं नागर हवेली और दमन और दीव 32.88 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर हैं। फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पर थोड़ा दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी यहाँ पर राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। इसे हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, चिकित्सा उपकरणों का व्यापक वर्गीकरण निम्न रूप में किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रत्यारोपण, उपभोग्य कंज्यूमेबल्स एवं डिस्पोजेबल, सर्जिकल उपकरण एवं इन विट्रो डायग्नोस्टिक अभिकरण, ये सब यहाँ पर चिकित्सा उपकरणों का वर्गीकरण है। भारत सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे। आपके लिए बस ये जानना इम्पोर्टेंट है। तो ये 4 चिकित्सा उपकरण पार्क कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। देखिए, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की। इस नीति के तहत चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक बाजार में अगले 25 वर्षों में 10 से 12% की हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2030 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में वर्तमान के 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। यह नीति चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद के निर्माण की परिकल्पना भी करती है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम। तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम कौन बना है? चलिए इसे देखते हैं। विश्व भर में पुस्तक ग्रामों को पठन पाठन, लेखन, पुस्तकों के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि पुस्तक ग्राम एक शांतिपूर्ण एवं प्रेरणादायक वातावरण का सृजन करते हैं जो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। देखिए, अप्रैल 2023 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार शीघ्र ही जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले का अरगम गांव भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन जाएगा। आपको याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम कौन बनेगा? तो ये जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले का अरगम गांव होगा। यह कार्य गैर सरकारी संगठन सरहद द्वारा जम्मू और कश्मीर सरकार के सहयोग से किया जाएगा। देखिए, पुस्तक ग्राम की अवधारणा के अंतर्गत अरगम गांव एक अनूठा गंतव्य होगा जहां आगंतुक जम्मू और कश्मीर के प्राचीन से लेकर आधुनिक साहित्य व इतिहास में समाहित होकर यहाँ की लोक संस्कृति से परिचित हो सकते हैं। ज्ञातव्य है कि हे ऑन वे विश्व का पहला पुस्तक नगर है। इसके अलावा यह वेल्स, यूनाइटेड किंगडम, यूके में स्थित है। देखिए, मई 2017 में भिलार गांव, जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है, को देश के पहले पुस्तक ग्राम के रूप में मान्यता दी गई थी। अप्रैल 2022 में झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना था, जबकि दिसंबर 2022 में केरल के धर्मदम को भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था। नेक्स्ट है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। तो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना क्या है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में विस्तृत है। यह भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। गौरतलब है कि वर्तमान में यह पर्वत श्रृंखला अपक्षय एवं अपरदन के कारण अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में अरावली पर्वत श्रृंखला को अपक्षय, अपरदन, मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण से बचाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में
भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च के अवसर पर हरियाणा के टिकली गांव से इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाना है। तो ये इसका उद्देश्य है। यह वानिकी के माध्यम से अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना है। इस परियोजना में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली शामिल है, जहां लगभग 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। इस परियोजना के तहत वन रोपण, पुनः वनीकरण, जल स्रोतों की बहाली के माध्यम से न सिर्फ अरावली के हरित क्षेत्र और जैव विविधता में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इस क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता, जल उपलब्धता और जलवायु में भी सुधार होगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022-27। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण कृषि और उद्योग के बीच की एक कड़ी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के खाद्य बाजार का 32%, विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 14% और निर्यात का 12% और कुल औद्योगिक निवेश का 6% है। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 6% है। इसे 20% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तृतीय स्तर का है। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ जरूरी तथ्यों की। देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाले उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को 2022-27 को मंजूरी प्रदान की है। यह नीति अगले 5 वर्ष तक अथवा नई नीति के क्रियान्वयन तक प्रभावी रहेगी। नीति के कार्यान्वयन के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग नोडल विभाग तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय नोडल एजेंसी होगी। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा। तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। देखिए, चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंड इस प्रकार है। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कौन से मानदंड पूरे करने होते हैं। सबसे पहला लोकसभा, देखिए सबसे पहला है आपका लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हों और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों। इसके अलावा लोकसभा के पिछले आम चुनावों में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। इसके अलावा उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो ये मानदंड है, जो भी इन्हें पूरा करता है उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। उपयुक्त शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरा करने पर एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य होगा। देखिए, बात करते हैं कुछ जरूरी तथ्यों की। 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान कर दिया, जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या 6 हो गई है। देखिए, इसके अलावा वर्ष 2023 में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्तरीय दल स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लिया था। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पहले से ही राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार आम आदमी पार्टी को कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। ज्ञातव्य है कि चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है और ये राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं। पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा भारतीय जनता पार्टी, तीसरा बहुजन समाज पार्टी, चौथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, पांचवा नेशनल पीपुल्स पार्टी और छठा आम आदमी पार्टी। तो ये वर्तमान में 6 राष्ट्रीय
दल है। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। चलिए इसे भी समझते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों को कवर करने की परिकल्पना की गई है, जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। कुछ जरूरी तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबितू में लॉन्च किया गया है। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की थी। देखिए, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए प्रदान की गई है। इस योजना के तहत 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। तो इससे जुड़े ये कुछ जरूरी तथ्य यहाँ पर दिए गए थे। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों की पहचान की गई है, जिसमें से 455 गांव अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। यह कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गांवों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा, साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। इससे इन गांवों से लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी। तो ये थी आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपके सामने मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023। तो इन्हें भी आपको एक बार देखना है, यहाँ पर कितनी विधानसभा सीट है और कौन यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, तो आपने यहाँ पर देखा कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में विधानसभा निर्वाचन हुए हैं। इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्यों की बात करते हैं। देखिए, 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए और ये 3 राज्य हैं, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। सबसे पहले मेघालय की बात करते हैं। तो मेघालय, देखिए, मेघालय 10वीं मेघालय विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 15 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है। तो मेघालय में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो टोटल 60 यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं मेघालय में, इसे आप ध्यान रखेंगे। ज्ञातव्य है कि मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से 55 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। तो इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल 86.69% मतदान दर्ज किया गया है। चुनाव परिणाम के अनुसार मेघालय में कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर नेशनल पीपुल्स पार्टी आई है, जिसके नेता कौन है? कोनराड के संगमा। 7 मार्च 2023 को कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट था कि कौन यहाँ पर नया मुख्यमंत्री बना है, बस आपको इतना यहाँ पर याद रखना है। और टोटल विधानसभा सीट कितनी है यहाँ पर? 60। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। देखिए, अभी देखते हैं दूसरा है आपका नागालैंड। बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड में आप देख सकते हैं 13वीं नागालैंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 12 मार्च 2023 को हुई, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है, जिसमें से 59 सीटें 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। तो आप देख सकते हैं नागालैंड में भी विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। हालांकि नागालैंड में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए हैं, जबकि अकुलूटो निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काजेतो किनिमी निर्विरोध विजयी घोषित किए गए। वर्ष 2023 के चुनावों में राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का
प्रभुत्व रहा। भारतीय जनता पार्टी कुल 12 सीटें, जबकि एनडीपीपी को सर्वाधिक 25 सीटें प्राप्त हुई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्वाधिक सीटें या किसका प्रभुत्व रहा है, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का। वर्ष 2023 के चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। यह उपलब्धि एनडीपीपी की हेकानी जखालू को प्राप्त हुई है। ये दीमापुर 3 निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित की गई हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं 7 मार्च 2023 को एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो ने 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, एनडीपीपी के नेता हैं नेफ्यू रियो, जिन्होंने अपने 5वें कार्यकाल के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की है। तो ये था आपका नागालैंड। तीसरा राज्य है त्रिपुरा। चलिए त्रिपुरा की बात करते हैं। तो त्रिपुरा में 16 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव हुआ और त्रिपुरा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 60 है, जिसमें से 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। चुनाव परिणाम के अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसका क्षेत्रीय सहयोगी रहा इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा कुल 33 सीटें जीतने में सफल रहा। 8 मार्च 2023 को भाजपा नेता मानिक शाह ने दूसरे कार्यकाल के हेतु त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। 24 मार्च 2023 को भाजपा के विधायक विश्व बंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इस पॉइंट को यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। तो इसे भी चलिए समझते हैं। देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्रित करती है। 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई और यह इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। इसे दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, इन सबके द्वारा यहाँ पर इसे संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण वर्ष 2019 में प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य और छोटे राज्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ यानी बेस्ट, मिडिल और वर्स्ट श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक भारत का श्रेष्ठ राज्य है, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है। छोटे राज्यों में सिक्किम 5.01 अंक के साथ श्रेष्ठ राज्य है, जबकि गोवा 3.42 अंक के साथ अंतिम 7वें स्थान पर है। न्याय के 4 स्तंभों के आधार पर बड़े और मध्यम आकार के शीर्ष और अंतिम राज्यों की रैंकिंग आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दी गई है, ये आपके टॉप 3 स्टेट हैं। टॉप 3 स्टेट कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है और अंतिम 3 राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है MV गंगा विलास, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। तो MV गंगा विलास ये विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है, इसे आपको ध्यान से समझना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज कौन सा बना है, तो ये MV गंगा विलास बना है। इसके आपको इस पॉइंट को याद रखना है। देखिए, कुछ तथ्यों को यहाँ पर आपको देखना है। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको ध्यान रखना है, इसको कब जारी किया गया है, रवाना किया है 13 जनवरी 2023 को। कहाँ से? वाराणसी से। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यह यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबिल में जाकर पूर्ण हुई है। यह लगभग 32 किलोमीटर की यात्रा रही, जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों की यात्रा शामिल थी। ध्यातव्य है कि MV गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 धुबरी से सदिया से होकर गुजरा है। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भगीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है। साथ ही यह क्रूज यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से भी होकर गुजरी है। यह यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी है, इसे आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इस यात्रा में विश्व धरोहर स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका, असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों का भ्रमण शामिल था, जिससे भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता को भी समझने का अवसर मिला। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। देखिए एमवी गंगा विलास पोत की लंबाई 62.5 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। नेक्स्ट न्यूज है केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। बस आपको यहाँ पर इतना ही याद रखना है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय या पहला हाई कोर्ट कौन बना है, तो ये केरल हाई कोर्ट है जिसने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला ये पहला हाई कोर्ट बना है। देखिए तो आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हुबली जंक्शन, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। यहाँ पर भी आपको बस इतना याद रखना है। देखिए यहाँ पर आप इतना याद रखेंगे, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बना है, तो यह है आपका हुबली जंक्शन। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं। 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हुबली जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया है। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया और इसकी लंबाई 1507 मीटर है। देखिए इससे पहले यह खिताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म के नाम था, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। विश्व के 5 सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपका नंबर 1 पर है हुबली जंक्शन, ये आपका कर्नाटक में है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जंक्शन है। तीसरे नंबर पर केरल का कोल्लम जंक्शन है। चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल का खड़गपुर जंक्शन और 5वें नंबर पर अमेरिका शिकागो का स्टेट स्ट्रीट सबवे है। तो यहाँ पर आप विश्व के 5 सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। नेक्स्ट है विदिशा, 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है। बस इतना आप याद कर लीजिए कि 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला कौन बना है, तो ये आपका विदिशा है। आप देख सकते हैं। देखिए 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G का उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बना है। आपको याद रखना है विदिशा कहां पर है, तो यह मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। नेक्स्ट है कोल्लम। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। बस इतना याद कर लीजिए, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है, तो ये आपका कोल्लम बना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। चलिए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को थोड़ा समझते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। बात करते हैं कुछ जरूरी तथ्यों की। 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की। तो कब मंजूरी प्रदान हुई है? 4 जनवरी 2023 को। मिशन से वर्ष 2030 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित हैं। देश में लगभग 125 गीगावाट की संबंधित अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास, तो ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश, 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन करना, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन में के आयात में कमी करना, वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके उद्देश्य है भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाना, ग्रीन हाइड्रोजन तथा इससे व्युत्पन्न के लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी करना, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना, उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना, रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना, तो ये इसके यहाँ पर उद्देश्य हैं। इसके अलावा अगस्त 2023 में भारत सरकार ने भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित कर दिया है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है वायनाड। वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। बस इतना याद कर लीजिए, सभी जनजातीय जिलों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला कौन बना है, तो ये आपका वायनाड बना है।
ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी 2023 में केरल का वायनाड जिला किसका है? केरल का। तो केरल का वायनाड जिला सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। इन बुनियादी दस्तावेजों एवं सुविधाओं के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता, स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल हैं। इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया गया और उसे डिजी लॉकर खाते में सहेजा गया है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। बस ये देख लीजिए इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र देखिए 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरिड तकनीक पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर निगम ने इसका उद्घाटन किया है। ये चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं विवेरिया कॉन्डोमिनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। उपयुक्त आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायत नगर में 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य है। बस ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना है? तो ये आपका केरल बना है। देखिए नेक्स्ट न्यूज है स्मार्ट कार्यक्रम। तो स्मार्ट कार्यक्रम क्या है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए स्मार्ट की फुल फॉर्म होती है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियोआर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्लीपिडेमिया, रूमेटाइड आर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मैलेटिस, सोराइसिस आदि में नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बात कर रहे हैं स्मार्ट कार्यक्रम की। तो 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया है। उल्लेखनीय है कि ये दोनों ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ प्रमुख संस्थान हैं। इसका उद्देश्य चिकित्सकीय शोध या नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव लाना है। तो इसे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये था आपका स्मार्ट कार्यक्रम। स्मार्ट कार्यक्रम के साथ ही आपका नेशनल करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट हो जाती है। देखिए ई दृष्टि घटना चक्र की 2024 की लेटेस्ट मैगजीन से यहाँ पर हमने नेशनल करंट अफेयर को समाप्त कर लिया है। काफ़ी अच्छे से हमने नेशनल करंट अफेयर को यहाँ पर याद किया, समझा। इसके बाद आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर की क्लास आएगी जिसे आपको ज़रूर देखना है। हम पूरी कोशिश करेंगे इस सीरीज़ को आपके एग्ज़ाम से पहले जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया जाए। बस आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आप चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम से पहले इन क्लासेस को कंप्लीट किया जाए। आई होप दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही मैराथन क्लासेस आपकी आती रहेंगी और जल्दी से जल्दी हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।